एपिसोड 99। क्या जैसे ही ये शब्द निकले, ज़ूबेज़े की गति फिर से आसमान छू गई। तुमने जो कहा वह सच है। उसने दूसरे व्यक्ति को तीखी निगाह से देखा। हाँ, कुलपति, अन्यथा मैं आपके आराम में कैसे खलल डाल सकता था? 7वें स्तर के सायरन ने कांपते हुए कहा। ज़ूबेज़े अब उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। वह हवा में ऊपर उठा और महल के बाहर आसमान में अपनी चेतना को बाहर निकाल दिया, 10,000 जानवरों की समुद्र की दिशा की ओर देखते हुए। जैसी कि उम्मीद थी, जानवरों की एक बड़ी लहर इस स्थान की ओर बढ़ रही थी। वहां एक आभा भी थी जिससे वह काफी परिचित था। यह एक 8वें स्तर का समुद्री राक्षस था। वह मूर्ख आदमी क्या कर रहा है? 10,000 जानवरों के समुद्र में 8वें स्तर के समुद्री राक्षस सभी जानवरों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसकी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत अधिक नहीं है तथा 8वां स्तर केवल एक किशोर के बराबर है। यद्यपि वह क्रोधित और भ्रमित था, फिर भी उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। 10,000 जानवरों के समुद्र में समुद्री राक्षस सभी जानवरों के मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे सभी पागलों का एक समूह है जो अपने जीवन के लिए बेताब है। पूरा कबीला इकट्ठा होता है और मौत से लड़ने के लिए तैयार होता है। उन्होंने आदेश दिया। तुरंत ही बालजे जनजाति ने कार्रवाई शुरू कर दी और जल्द ही एक बड़ी सेना का गठन कर लिया। जल्द ही ज़ूबेज़े ने सेना को 10,000 जानवरों के समुद्र में जानवरों की ज्वार तक ले जाया। वह आगे है, उसने जोर से चिल्लाया। पवित्र नियुशियाओ, बाहर आओ और मुझे देखो। इस जोरदार चिल्लाहट में 8वें स्तर के समुद्री राक्षस की शक्ति थी, जिसने उफनती हुई समुद्री लहर को तुरंत रोक दिया। कुछ क्षण बाद एक विशाल आकृति धीरे धीरे पीछे से आती हुई दिखाई दी। ये जानवर 200 फीट से ज्यादा ऊंचा है। इसका आगे का हिस्सा बैल जैसा है, लेकिन पीछे का हिस्सा मछली की पूंछ जैसा है। पूरा शरीर काले कवच से ढका हुआ था, केवल जानवर की आंखों में क्रोध था। शेन नियुजियाओ, आप युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं होंगे। ज़ूबेज़े बिल्कुल भी नहीं डरती। यद्यपि जानवर पथ में समुद्री राक्षस समान स्तर के लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद राक्षस पथ में समुद्री राक्षस बहुत सारी चालें जानते हैं और स्वाभाविक रूप से डरते नहीं हैं। तो क्या हुआ अगर हम युद्ध शुरू कर दें? क्या खूनी जानवर है? तुमने वास्तव में मेरे 10,000 जानवरों के समुद्र में शेष 507वें स्तर के समुद्री राक्षसों का वध कर दिया, जबकि मैं सो रहा था। क्या तुम मेरे 10,000 जानवरों के समुद्र को मिटाने की कोशिश कर रहे हो? ये गुस्से से दहाड़ा। 500 स्तर 7 समुद्री राक्षस। ज़ूबेज़े एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे समझ आ गया। उसने कहा, शेन नियुजियाओ, मैंने तुम्हारे उन 7वें स्तर के समुद्री राक्षसों को नहीं मारा। तुमने गलत राक्षस को ढूंढ लिया। बेशक, उसे मारने वाले आप नहीं थे, उसे मारने वाले आपके लोग थे। भगवान नियुजियाओ अभी भी क्रोधित थे और उन्होंने कहा, मैंने उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। वह तुम्हारा उत्तराधिकारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके विपरीत कहने की? ज़ूबेज़े फिर से दंग रह गया। क्या ये सचमुच उसके वारिस ने किया था? उसने अपनी तरफ देखा और चिल्लाया, जिसने भी ये किया है, आगे आओ। बालजे जनजाति के सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुमने मेरी ओर देखा, मैंने तुम्हारी ओर देखा, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ज़ूबेज़े ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, देव नियुजियाओ, वह राक्षस कैसा दिखता है? क्या आपने उसे स्पष्ट रूप से देखा है? बेशक मैं इसे साफ देख सकता हूँ। ये शार्क जैसा दिखता है। पूरे शरीर पर खून के धब्बे हैं। शेन नियुजियाओ ने गुस्से से कहा, शार्क की तरह रक्त पैटर्न। ज़ूबेज़े की भौहें गहरी हो गईं। उसके बहुत सारे वारिस थे, इसलिए वह उन्हें याद नहीं कर सका। लेकिन नीचे एक समुद्री राक्षस था जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सावधानी से कहा, पिताजी, क्या ये रक्त शार्क नहीं है? ब्लड शार्क। तभी ज़ूबेज़े को याद आया, बिल्कुल, वह आपका व्यक्ति है। पवित्र गाय जियो क्रोधित थी और हमला करने ही वाली थी। बकवास मत करो। ब्लड शार्क 1 साल पहले हैयान ज्वालामुखी में मर गया था। ये निश्चित रूप से अन्य राक्षसों द्वारा दिखावा किया गया था। ज़ूबेज़े ने जल्दी से कहा, और उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे अन्य राक्षसों द्वारा फंसाया जा सकता है। पूह, लेकिन शेन नियुजियाओ को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने उग्रता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? कितने समुद्री राक्षस परिवर्तन का रास्ता जानते हैं। भले ही वे तुम्हारे वंशज न हों, वे तुम्हारे कबीले से ही होंगे। मौत को गले लगाओ, ज़ूबेज़े। उसने ज़ूबेज़े को समझाने का मौका नहीं दिया। वह गुस्से से दहाड़ने लगा और सभी जानवरों ने हमला कर दिया। तुम बड़े मूर्ख हो। ये देखकर
जू बेजे ने जोर से कोसा, लेकिन जब उसने जानवरों की लहर को आते देखा तो उसके पास गोली काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। 10,000 जानवरों का सागर किनारे पर कहीं एक निर्जन द्वीप के नीचे। शिनानन और जिया लिंग यहाँ चुपचाप इंतजार कर रहे हैं और उनके सामने एक लंबा भाला था जो तत्काल भाला था। अचानक तत्काल भाला के सामने एक धुंधलापन छा गया और फैंग चेन, जो एक रक्तशार्क की तरह दिख रहा था, को वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब उसने फैंग चेन को वापस आते देखा तो शिनानन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा चल रहा है? फैंग चेन वापस अपने योगिनी रूप में बदल गया और कहा, ये बहुत अच्छी तरह से चला गया। 10,000 जानवरों के समुद्र के समुद्री राक्षस पहले से ही बाजी कबीले के समुद्री राक्षसों के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सुनकर अन बहुत खुश हुई। तीनों कुलों में से बाजे कुल सबसे मजबूत है। यद्यपि यह युद्ध उन्हें नष्ट नहीं कर सकता, परंतु कम से कम उन्हें घायल कर देगा। फैंग चेन ने शिनानन को देखा और कहा, आप बहुत निर्दयी हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आपके 3 कबीले एक साथ एकजुट हैं? शिनानन ने घृणा से कहा, ये गठबंधन आपसे निपटने के लिए एक साधारण गठबंधन है। हमारे 3 कुलों के बीच की शिकायतें आप कल्पित बौनों के खिलाफ शिकायतों से कहीं अधिक गहरी हैं। ठीक है, उन्होंने मन की शांति के साथ कहा, 7वें स्तर के सभी 500 समुद्री राक्षस मारे गए हैं। मेरा अनुबंध पूरा हो गया है और मैं जा सकता हूँ। इस वर्ष के दौरान वे लगभग हर दिन 7वें स्तर के समुद्री राक्षस का शिकार कर रहे हैं और शायद ही कभी रुकते हैं। कभी कभी तो वे एक दिन में 3 या 4 लोगों को भी मार देते हैं। इस साल की लड़ाई में फैंग चेन की ताकत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब उसकी साधना का स्तर ताओ क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। भौतिक क्षेत्र भी पुनः आगे बढ़ गया तथा दिव्य शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा तलवार दानव के शरीर के ताओ छिद्रों ने दानव स्रोत की मदद से 5 ताओ छिद्र खोले। पिछले वाले को मिलाकर फैंग चेन ने कुल 12 ताओवादी छिद्र खोले। इतना ही नहीं, दानव स्रोत वास्तव में तलवार दानव के शरीर में सुधार कर सकता है। अब फैंग चेन का तलवार दानव शरीर 55% तक पहुंच गया है। यद्यपि ये तलवार देव शरीर से कम है, लेकिन तलवार दानव रक्त के बिना इस तरह का सुधार प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा है। इसके अलावा थंडर शैडो आर्ट को भी छोटी सफलता के 3रे स्तर तक विकसित किया गया है। दिव्य शक्ति लौह कवच कला और वर्षाबूंद तलवार कला दोनों दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। ये सभी जानकारियां उन्होंने युद्ध के दौरान एकत्रित की। अब फैंग चेन ग्रैंडमास्टर दायरे के 3रे स्तर से आसानी से निपट सकता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सबसे अधिक क्या हासिल किया, तो वह स्वाभाविक रूप से इस वर्ष का युद्धानुभव है। उसके पास युद्ध के बारे में बहुत सारी अंतर्दृष्टि है। बेशक वह अपनी मानसिक शांति के कारण इतनी जल्दी सुधार कर सकता है। प्रतिद्वंद्वी की मानसिक शक्ति वास्तव में अद्भुत है और इस वर्ष की लड़ाई में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। अब वह 7वें स्तर के मध्यावधि की श्रेणी में प्रवेश करने वाला है, जो समुद्री राक्षसों के बीच बेहद आश्चर्यजनक है। शुरुआत में एक व्यक्ति और एक राक्षस लड़ते थे और एक दूसरे से सावधान रहते थे और यह नहीं जानते थे कि कैसे सहयोग करें। 7वें स्तर के कई समुद्री राक्षसों को गर्व से भागने दें, लेकिन बाद में वे एक दूसरे की लड़ाई के तरीकों से परिचित हो गए और धीरे धीरे उनमें कुछ मौन सहमति भी बन गई। अंत में उनके सहयोग से 7वें स्तर के समुद्री राक्षस को भी एक सांस में मार गिराया जा सका। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि 7वें स्तर के समुद्री राक्षसों की लगातार हत्या के कारण 8वें स्तर का समुद्री राक्षस जाग गया। हालांकि फैंग चेन ने पहले से ही एक बैकअप योजना तैयार कर रखी थी। इसे दूर ले जाने के बाद वह सीधे वापस टेलीपोर्ट हो गया। ये देखकर कि शिनानन जाने वाली थी, फैंग चेन ने मना नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन उसने फिर कहा, क्या तुम अब भी पछताना चाहते हो? शिनानन ने फैंग चेन को सतर्कता से देखा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आप और मैं 1 साल से संपर्क में हैं, क्या आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते? शिनानन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम पछताना चाहती हो। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन अवाक रह गया। उन्होंने हल्की सी आह भरी, कई गोलियों की बोतलें निकाली और कहा, ये सभी गोलियां 7वें स्तर की दिव्य गोलियां हैं, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति साधना के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसे इस वर्ष का पुरस्कार माना जा सकता है। शिनानन ने फैंग चेन को संदेह से देखा, क्या आप इतने दयालु हैं? फैंग चेन ने बिना कोई शब्द कहे अपना हाथ हिलाया और गोली की बोतल उसके सामने आ गई। आप इसे स्वयं देख सकते हैं।
संदेह के बावजूद शिन आनंद ने गोली की बोतल खोली। अचानक अमृत की सुगंध फैली, जिससे लोगों को आराम और खुशी महसूस हुई। लेकिन उसे आश्चर्य ये हुआ कि अमृत में कोई समस्या नहीं थी। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि कोई समस्या है? अगर तुम्हें लगता है कि कोई समस्या है, तो तुम इसे न लेने का विकल्प चुन सकते हो, फैंग चेन ने हल्के से कहा। उसने मन ही मन सोचा कि इस वर्ष वह व्यर्थ मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए उसने सारे अमृत एक तरफ रख दिए और कहा, धन्यवाद। इसके बाद वह वहां अधिक देर तक नहीं रुकी और सीधे चली गई। फैंग चेन ने उसे जाते हुए देखा। उसने भी जियालिंग से कहा, चलो हम भी चलते हैं, यह अंतरिक्ष समुद्र में वापस जाने का समय है। दोनों चले गए। रास्ते में जियालिंग ने खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाया, मास्टर, क्या वास्तव में अमृत के साथ कोई समस्या नहीं है? वह भी थोड़ा नासमझ थी। बेशक, इसमें कोई समस्या नहीं है, फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। बेशक कोई समस्या नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अन्यथा मुझे अपनी मानसिक शक्ति में सुधार के लिए किससे मदद मांगनी चाहिए। ये पता चला कि फैंग चेन ने शिन आनंद को जादुई गोली दी थी ताकि वह अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए राक्षसी गोली का उपयोग कर सके। ये सोचकर जियालिंग को शिन आनंद के लिए दुख हुआ। वैसे आपकी साधना 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच जानी चाहिए थी, है ना? फैंग चेन ने अचानक पूछा। जियालिंग ने सिर हिलाया। हाँ, पिछले वर्ष उसने बहुत प्रगति की है। आखिरकार वह इतनी उच्च तीव्रता वाली लड़ाई में प्रशिक्षण ले रही थी। आप में से कितने लोग समझ गए हैं? फैंग चेन ने पूछा। गुरु के जादुई स्रोत के कारण अब 30 छिद्र खुल गए हैं, जियालिंग ने उत्तर दिया। फैंग चेन ने उसे राक्षसी ऊर्जा के 1000 समूह दिए। उसने 900 से अधिक राक्षसी स्रोतों को अवशोषित किया और 7 ताओवादी छिद्र खोले। लेकिन उसके बाद जादुई स्रोत का उसके ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैंग चेन की हालत बेहतर थी। एंटीबॉडी बनाने से पहले उसने करीब 10,000 शैतानी स्रोतों को अवशोषित कर लिया था, लेकिन उन्हें इस बात से निराशा हुई कि उन्होंने लगभग 10,000 समूहों में से केवल 5 ही खोले। जियालिंग ने लगभग 1,000 दर्शकों को आकर्षित करने के बाद 7वीं बार ओपनिंग की। बेशक ये प्रतिभा के कारण नहीं है, लेकिन फैंग चेन की तलवार दानव शरीर के लिए आवश्यक राशि वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। जियालिंग की बातें सुनने के बाद फैंग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। 30 को औसत से ऊपर माना जाता है, जो बुरा नहीं है। जियालिंग ने फिर कहा, मास्टर, मैं ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन 30 दाओ एक्यू पॉइंट मेरी सीमा हो सकती है। उसके लिए 30वें दाओ एक्यू पॉइंट तक पहुंचना पहले से ही बेहद कठिन था। वह जानती थी कि यह उसकी सीमा थी और वह अपने जीवन में जो सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त कर सकती थी, वह ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का शिखर था। फैंग चेन ने यह सुना और कहा, चिंता मत करो, भर्ती में गुप्त क्षेत्र 1 वर्ष से अधिक समय में खोला जाएगा। शायद आपको इसमें कुछ अवसर मिल सके। फैंग चेन को ये कहते देख जियालिंग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ मास्टर, हम अंतर्देशीय सागर में वापस कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। फैंग चेन ने उत्तर दिया, एल्वो का मुख्य द्वीप, लिंगजियान द्वीप। उसे सामग्री की एक और लहर एकत्र करने की आवश्यकता है, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वह पिछले वर्ष के भीतर 5 छिद्रों को तोड़ सके। अंतर्देशीय समुद्र में सर्वोत्तम संसाधन स्वाभाविक रूप से लिंगजियान द्वीप पर केंद्रित हैं। शिन आनंद जनजाति में वापस लौट आया और शिन लिसा से मिला। लिसा अपनी बेटी को जीवित वापस आते देख बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसके द्वारा भेजे गए राक्षसों द्वारा की गई जांच के अनुसार समुद्री ज्वालामुखी पर गए कोई भी जलपरी जीवित नहीं बच पाए। पिछले साल आप कहाँ थे? समुद्री ज्वालामुखी में फंसे रहे। इसके अलावा आपकी चेतना की दूसरी बाली कहाँ है? वह भी क्यों गायब है? शिन लिसा ने पूछा। शिन आनंद ने उत्तर दिया, हाँ माँ, इस वर्ष मैं तात्विक आत्माओं और राक्षसों के एक समूह द्वारा कहीं फंस गया था और बच नहीं सका। मैं केवल अपनी साधना में सुधार के बाद ही बच सकता था, और उस समय मन की बालियां मैग्मा में फेंक दी गईं। उसने फैंग चेन के बारे में किसी को नहीं बताया, जो कि अनुबंध का हिस्सा था। बेशक दूसरा कारण चेहरा है। 1 वर्ष तक कल्पित बौनों द्वारा गुलाम बनाए जाना वास्तव में अपमानजनक है। हालांकि शिन लिसा को यह सुनकर थोड़ी उलझन महसूस हुई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब तक लोग वापस आते रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। माँ, शिन आनंद ने उत्सुकता से पूछा, मैंने सुना है कि बाइजे जनजाति और वांशो सागर के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। स्थिति क्या है?
ये बोलते हुए शिनलिसा के खूबसूरत चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। हम और क्या कर सकते हैं? उन जानवरों में से कौन सा इतना आसान है कि उससे आसानी से निपटा जा सके? इस बार बाइज़े जनजाति को शायद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्हें ठीक होने में हजारों साल लग जाएंगे। ये कहना दिलचस्प है। मैंने सुना है कि यानहाई ज्वालामुखी में मरने वाले रक्त शार्क ने 500 से अधिक स्तर 7 समुद्री राक्षसों को मार डाला था। लेकिन वे अन्य समुद्री राक्षस होने का दिखावा कर रहे होंगे, और केवल वे मूर्ख जो जानवरों के रास्ते पर चलते हैं वे ही इस पर विश्वास करते हैं। उसने कुछ सोचा और शिनानन की ओर देखा। क्या रक्त शार्क यान ज्वालामुखी में नहीं मरी थी? क्या तुम जानती हो कि उसका नाटक किसने किया था? ये सुनकर शिनानन ने बार बार अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है माँ, मैं थक गया हूँ, मैं वापस जाकर पहले आराम करूँगा। इतना कहकर वह तुरंत चली गई। इस लड़की को क्या हो गया है? शायद वह कुछ जानती होगी। शिनलिसा को एहसास हुआ कि उसकी बेटी उससे कुछ छिपा रही है। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे जांच करने का विचार छोड़ दिया। ठीक है, चूंकि वह जीवित वापस आ सकती है तो उसे एक बार अपनी इच्छा पूरी करने दो। उसके पास अनंत की परवाह करने का दिल नहीं था। भट्टी में गुप्त क्षेत्र आने वाला है और उसे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। वह शांतिपूर्वक अपने घर लौट आए और ज़ैक बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। ऐसा लगता है कि वह अचानक चुप्पी का आदी नहीं है। वह इस बात की भी आदी नहीं थी कि उसकी आलोचना करने के लिए फैंगचेन आसपास न हो। उसने अवचेतन रूप से ज़ैक की बोतल निकाली, उसमें एक जादुई गोली डाली और उसे ध्यानपूर्वक जांचा। लेकिन आप इसे कैसे भी देखें, ये वास्तव में बिना किसी समस्या के एक दिव्य गोली है, और फैंगचेन ने कुछ भी छिपाया नहीं है। वह आदमी अचानक इतना दयालु हो गया है, मैं इससे थोड़ा असहज हूँ। उसने बुदबुदाते हुए जादुई गोली छोड़ दी और उसे पानी में तैरने दिया। जादुई गोली को देखते हुए वह अनजाने में थोड़ा विचलित हो गया और फैंगचेन की छवि उसके दिमाग में उभरी। जब उसे होश आया तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। अचानक मुझे उस घटिया आदमी का ख्याल क्यों आया? वह उठकर बैठ गई और बुलबुलें उड़ाने लगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह आदमी और मैं हर समय समुद्री राक्षसों का वध करते रहे हैं और हमें अचानक मिली शांति की आदत नहीं है। मुझे जल्दी से ठीक होना होगा। भट्टी में गुप्त क्षेत्र जल्द ही खुल जाएगा। मुझे तैयार रहना होगा। उसने अपना संयम पुनः प्राप्त करने के लिए अपने छोटे से चेहरे को थपथपाया। वैसे क्या वह भट्टी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा? लिंगजियान द्वीप, इसे द्वीप कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह महाद्वीप जैसा दिखता है। यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसका कोई किनारा दिखाई नहीं देता। द्वीप के बाहर लगभग 50 फुट ऊंची एक विशाल दीवार है जो वास्तव में पूरे महाद्वीप को घेरती है। श्वांगलू वृक्षों से भी ऊंचे विशालकाय वृक्ष द्वीप पर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। इमारतें विशाल वृक्षों के ऊपर बनी हैं, जो कुछ हद तक लिंगलू द्वीप के समान है, लेकिन लिंगलू द्वीप से कहीं अधिक समृद्ध है। सभी आकारों की अनगिनत आध्यात्मिक नौकाएं लिंगशियन द्वीप में प्रवेश करती हैं और वहां से निकलती हैं, और यह समृद्ध दृश्य बहुत शानदार होता है। और लोगों से भरे एक आत्मिक जहाज पर स्वाभाविक रूप से धनुष पर काफी लोग मौजूद थे, जिनमें से कई लोग पहली बार लिंगशियान द्वीप पर आए थे और वे इस शानदार दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। ये हमारे कल्पित बौनों का सबसे शक्तिशाली परिद्वीप है। जब तक ये द्वीप मौजूद है, चाहे हमारे कल्पित बौने किसी भी संकट का सामना करें, हम फिर से उठ खड़े होंगे। आत्मिक जहाज पर एक पिता और बेटी अपने सामने के दृश्य को उत्साह से देख रहे थे। यह उनका लिंगजियान द्वीप पर जाने का पहला अवसर था, और ये द्वीप भी एक ऐसा स्थान था जहां वे जाना चाहते थे। राक्षस सागर खतरनाक है। न केवल समुद्री राक्षस, बल्कि जानवरों की लहरें, तूफान, सुनामी आदि भी कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप लिंगजियान द्वीप पर रहेंगे, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। जब तक कल्पित बौने नष्ट नहीं हो जाते, वे नहीं मरेंगे। लेकिन लिंगजियान द्वीप पर स्थायी निवास प्राप्त करना आसान नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां शामिल हैं, और पर्याप्त शक्ति, प्रभाव, शक्ति और स्थिति के बिना इसे हासिल करना असंभव है। स्थायी निवास के बिना आप प्रवेश के बाद अधिकतम 10 दिन तक ही रह सकते हैं। तुम्हें 10 दिन बाद चले जाना होगा। यदि आप दोबारा प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको दानव गोलियों की कीमत का 3 गुना भुगतान करना होगा। स्वाभाविक रूप से पिता और पुत्री को स्थायी निवास का अधिकार नहीं है। इस बार वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने और स्थायी निवास के लिए लड़ने आए थे। स्थायी निवास के लिए प्रयास करने के कई तरीके हैं, इसलिए ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसका दृष्टिकोण अधिक शक्तिशाली है।
जैसे ही वे भविष्य की ओर देख रहे थे, एक सुंदर चांदी की घंटी बज उठी। मेरे साथी ताओवादी, भट्ठी का गुप्त क्षेत्र जल्द ही आ रहा है। क्या आप मेरे साहसिक समूह में शामिल होने और एक साथ धन बनाने में रुचि रखते हैं? पिता और पुत्री ने मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी और मुस्कुराती हुई उनकी ओर देख रही थी। लड़की की आंखें चमकीली थीं, नाक सीधी थी और दो लाल होंठ थे जो फूल की पंखुड़ियों की तरह मुलायम थे। उसके मुंह के कोने थोड़े हिलते थे, जिससे अक्सर मुस्कान दिखती थी। उसके पास लंबे और पतले हाथ हैं, उसकी कलाइयां ज़ेड की तरह सफ़ेद हैं, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद है और उसमें मिट्टी की चमक है। तुम कौन हो? योगिनी पिता ने उसे सावधानी से देखा। लड़की ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम लिली है और मैं वर्तमान में फनेस के गुप्त क्षेत्र में जाने के लिए एक साहसिक टीम का आयोजन कर रही हूँ। हमारे पास पहले से ही 4 लोग हैं, जो सभी प्रारंभिक झोंग युआन चरण में या उससे ऊपर हैं। जब भी भट्ठी में गुप्त क्षेत्र खुलने वाला होगा, तो ये कई कल्पित बौनों को आकर्षित करेगा। लेकिन भट्ठी का गुप्त क्षेत्र खतरनाक है और जीवित रहने के लिए अधिकांश भिक्षु गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। नहीं, योगिनी पिता ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया, मेरे पास पहले से ही अपनी टीम है। फिर वो उस योगिनी स्त्री के साथ चला गया। हालांकि लिली थोड़ी निराश थी, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति में 1 महीने में शामिल होने के लिए उपयुक्त योगिनी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसने अन्य कल्पित बौनों की ओर देखा और जब उसने एक कल्पित पुरुष और स्त्री को देखा जो कोने में एक जोड़े की तरह दिख रहे थे, तो उसकी सुंदर आंखों में एक चमक चमक उठी। बहुत मजबूत। वह उछलकर योगिनी दंपति के पास पहुंची और एक मधुर मुस्कान दिखाते हुए बोली, 2 साथी ताओवादी, भट्ठी में गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। क्या आप मेरे साहसिक समूह में शामिल होने में रुचि रखते हैं? ओह, योगिनी ने पूछा, क्या आप भट्ठी में स्थित गुप्त क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं? लिली ने गर्व से कहा, ये सही है। हालांकि मैंने कभी भट्ठी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? योगिनी आदमी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, लिली ने बार बार सिर हिलाया और कहा, भट्ठी में गुप्त क्षेत्र दानव सागर और ज़यायान के 2 क्षेत्रों को खोलता है, जिसमें कुल 18 स्तर हैं। प्रवेश करने के बाद हम सीधे 18वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे और नीचे जाते समय और भी अवसर मिलेंगे। यानजियो जनजाति पहले स्तर में प्रवेश करेगी और वे आगे बढ़ते रहेंगे। अंततः हम उनसे 9वीं मंजिल पर मिलेंगे। बेशक, हमारे जैसे झोंग युआन भिक्षुओं के लिए 9वीं मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल असंभव है। जो लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, वे कम से कम आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में अंतिम चरण के गुरु या शक्तिशाली लोग हैं। हम अधिकतम 18वीं से 15वीं मंजिल तक ही सक्रिय रह सकते हैं। अगर हम नीचे की ओर बढ़ते रहे, तो हमारे मरने की संभावना बहुत अधिक होगी। साथी ताओवादी, जब तक आप मेरे साहसिक समूह में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप इस भट्ठी गुप्त क्षेत्र में बहुत पैसा कमाएंगे। योगिनी चुप हो गई और एक क्षण बाद उसने पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ संभवतः मध्य और देर से झोंग युआन के बहुत सारे लोग हैं। अरे, इस मामले के बारे में बात करते हुए लिली ने गर्व से कहा, आप दोनों ताओवादियों के साथ ईमानदार होने के लिए मेरे पास एक जोड़ी आंखें हैं जो दूसरों की असली ताकत को देख सकती हैं। हालांकि मेरी ताओवादी साधना केवल झोंग युआन अवधि के मध्य में है, मैं युद्ध के अंतिम चरण में आसानी से लड़ सकता हूँ। आपके साथ एक टीम के साथी के रूप में ऐसी प्रतिभा के साथ बचने की संभावना अधिक होगी। उसने फिर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने 4 साथी ताओवादियों को इकट्ठा किया है, जो सभी प्रतिभाशाली हैं। हमारे सहयोग से हम 15वीं मंजिल तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकेंगे और हम 14वीं मंजिल पर जाकर भी देख सकेंगे। यद्यपि यह सुनकर योगिनी पुरुष के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर भी उसका हृदय थोड़ा द्रवित हो गया। आप अपनी ताकत को केवल अपनी आध्यात्मिक आंखों से ही पहचान सकते हैं और दूसरे पक्ष के पास भी कुछ तरकीबें होती हैं। लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह लड़की बिना किसी संकोच के उसे यह रहस्य बता रही थी। क्या यह आसान है, या आपको बुरे विचार आने का डर ही नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि अत्यंत दुर्लभ है और कुछ तरीकों से दूसरों की आध्यात्मिक आंखें आसानी से प्रत्यारोपित की जा सकती हैं। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया और बोला, मुझे इस बारे में सोचने दो। ठीक है। ये देखकर कि उसने मना नहीं किया, लिली की सुंदर आंखें और अधिक चमकने लगीं। जरूर, उसने एक टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला और कहा, यदि कोई साथी ताओवादी इसमें भाग लेने का निर्णय लेता है, तो मुझे सूचित करने के लिए इस ताबीज का उपयोग करें।
मैं आपको तुरंत उठा लूंगी। ठीक है, आदमी ने सिर हिलाया। वैसे मुझे अभी तक उस ताओवादी साथी का नाम नहीं पता है। लिली ने पूछा। मेरा नाम फैंके है, उसने कहा। फैंके, लिली ने बार बार सिर हिलाया। मैं साथी ताओवादियों के हमारे साथ जुड़ने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये कहने के बाद वह थोड़ा झुकी और फिर अन्य कल्पित बॉनों को खोजने चली गई। फैंके ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी थी, थोड़ा सचेत। क्या मास्टर को उसमें रुचि है? बगल में बैठी योगिनी महिला ने सम्मानपूर्वक पूछा। ये योगिनी जोड़ा फैंग चेन और जिया लिंग है। फैंग के वह नाम था जो उन्होंने फिर सुझाया। पिछला नाम माई चेन अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आखिरकार उसने कुछ प्रसिद्धि हासिल कर ली है। फैंग चेन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। ये लड़की सरल नहीं है, वह उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। शायद हम भट्टी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करके उसके साथ मिल सकें, लेकिन वह केवल झोउ युआन क्षेत्र में है। जिया लिंग ने कहा। क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये हमें गुप्त क्षेत्र में ले जा सकता है। आखिरकार सबसे सुरक्षित प्रवेश द्वारों पर उन शक्तिशाली लिंगहाई ग्रैंड मास्टरों का कब्जा होगा और अन्य सुरक्षित प्रवेश द्वारों पर भी शक्तिशाली लोगों का कब्जा होगा। हालांकि झोउ युआन क्षेत्र द्वारा कब्जा किए गए प्रवेश द्वार कुछ हद तक खतरनाक है, कम से कम उन शक्तिशाली लोगों द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। फैंग चेन शक्तिशाली लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास ही चाबी थी। एक बार जब वह निशाना बन जाएगा तो संभवतः आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उसका एक और शिकार किया जाएगा। हालांकि मुझे शिकार बनाए जाने की आदत है, लेकिन अगर संभव हो तो मैं इससे बचना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आइए हम आवश्यक संसाधन जुटा लें और अधिक जीवन रक्षक साधन तैयार कर लें। आखिरकार भट्टी में ये गुप्त क्षेत्र अत्यंत खतरनाक होने वाला है। यदि आप कायान त्यानजुन द्वारा उल्लिखित सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में उन शक्तिशाली लोगों का सीधे सामना करना होगा, इसलिए उसे पूरी तरह तैयार रहना होगा। मुझे डर है कि अगर वह फिर से घिर गया तो इस बार कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि जियाओटा को भी उस खजाने की परवाह है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह कार्रवाई करेगा या नहीं। फैंग चेन अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा कि शियाता क्या करेगा। जल्द ही आत्मा की नाव द्वीप में प्रवेश कर गई और विशाल शहर के द्वार के सामने रुक गई। इस समय शहर के द्वार के सामने पहले से ही कल्पित बॉनों की एक पंक्ति मौजूद है, जो सभी अस्थायी रूप से द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरे मेली मुस्कुराए और बोली, ये तो बस एक आवरण है। साथ ही ताओवादी, कृपया मेरे साथ आओ। वह दुकान में सबसे पहले प्रवेश करने वाली थी और फैंग चेन और जिया लिंग भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। दुकान थोड़ी जर्जर है और काउंटर के सामने दुकानदार के अलावा कोई अन्य ग्राहक नहीं है। दुकानदार अधेड़ उम्र का आदमी था। जब उसने देखा कि वह लिली है तो वह मुस्कुराया। लिली, हम एक और मेहमान लेकर आए हैं। लिली ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अंकल माई, हम पहले अंदर जाएंगे। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अंकल माई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर काउंटर के सामने एक बटन को धीरे से दबाया। एक कोने की दीवार धीरे धीरे घूमी और भूमिगत मार्ग का प्रवेश द्वार आपके सामने प्रकट हो गया। चलो अंदर चलते हैं, लिली ने कहा। ये देखकर फैंग चेन और जिया लिंग को भी पता चल गया कि वह जगह कहाँ है। काले बाजार के अलावा और कहाँ यह इतना गुप्त हो सकता है। दोनों लिली के पीछे गलियारे में चले गए और लिली ने 2 मुखौटे निकालकर उन्हें दे दिए। इसे पहन लो, ये मुखौटा तुम्हारी शक्ल और आभा को छिपा सकता है। जब तक तुम क्षेत्र में मदद नहीं मांगोगे तुम इसे नहीं पा सकोगे। लेकिन चिंता मत करो, वहाँ नियम है। भले ही आप एक मजबूत व्यक्ति हो, आप आसानी से दूसरों को नहीं देख सकते, अन्यथा कोई कार्रवाई करेगा। लिली ने आगे बताया, हालांकि अंदर की ज्यादातर चीजें साफ नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे बाहर की तुलना में सस्ती हैं। जो चीजें बाहर नहीं मिलती वे भी यहाँ मिल सकती हैं। बेशक इसमें दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंता मत करो साथी ताओवादी, तुम मेरे साथ कभी अंधे नहीं होगे, लिली ने आत्मविश्वास से कहा। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसने कुछ नहीं कहा और अपना मुखौटा पहन लिया। जिया लिंग के लिए भी यही सच है। दोनों एक धुंधले रास्ते से लिली के पीछे पीछे चले गए और जल्द ही उनके सामने एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही उनके सामने विशाल भूमिगत दुनिया प्रकट हो गई। ये भूमिगत काला बाजार उतना अंधकार में और गंदा नहीं है जितना फैंग चेन ने कल्पना की थी। इसके विपरीत यह अत्यंत उज्ज्वल है और जमीन स्वच्छ सफेद टाइलों से ढकी हुई है,
एक अनूठी शैली वाली भूमिगत दुनिया की तरह। काले बाजार में भी बहुत से कल्पित बौने आते जाते रहते हैं तथा सड़क के दोनों ओर कल्पित बौने दुकानें लगाए रहते हैं। स्टॉलों पर हर तरह की चीजें हैं। वैसे आपको कितने प्रारंभिक संसाधनों की आवश्यकता है? लिली ने पूछा। जितना आप चाहते हैं, फैंग चेन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। इतना घमंडी? लिली की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। यह एक बड़ा ग्राहक है। चलो चलें, मैं तुम्हें काले बाजार की सबसे बड़ी दुकान पर ले चलूंगा। वहां तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी। लिली ने कहा। भले ही वह मुखौटा पहनता है, लेकिन वह मुखौटे के नीचे अपनी खुशी नहीं छिपा सकता। फैंग चेन ने सिर हिलाया और तुरंत लिली के पीछे काले बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने दोनों तरफ की दुकानों और दुकानों का अवलोकन किया और बहुत सी चीजें देखीं। उनमें से अधिकांश जादुई हथियार, ताबीज आदि हैं जो लड़ाई या जान बचाने के लिए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश चीजें निम्न स्तर की हैं और फैंग चेन पर इनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मेहमानों ने देखा होगा कि अब ज्यादातर स्टॉल जीवन रक्षक वस्तुओं से भरे हुए हैं, क्योंकि परिद्वीप पर आने वाले ज्यादातर लोग अब भट्टी में गुप्त क्षेत्र में जाते हैं और गुप्त क्षेत्र खतरनाक है, इसलिए जीवन बचाना स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इन जीवन रक्षक वस्तुओं की कीमत आम समय की तुलना में नहीं है। कीमत कम से कम दोगुनी महंगी है। लिली ने फैंग चेन के संदेह को देखा और परिचय दिया। अच्छा ऐसा है? उसने फिर पूछा। क्या भट्टी में गुप्त क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है? क्या किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है? गुप्त क्षेत्रों में आमतौर पर क्षेत्र प्रतिबंध होते हैं, या तो प्रवेश अस्थिर होता है या गुप्त क्षेत्र के स्वामी द्वारा प्रतिबंध निर्धारित किए जाते हैं। लिली ने सिर हिलाया। भट्टी में गुप्त क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। बेशक यह उन लोगों के लिए असंभव है जो बहुत कमजोर हैं, कम से कम झोयुआन क्षेत्र। परसों की सहज प्रकृति की बात तो छोड़ ही दे, ऊर्जा के तूफान से प्रवेश द्वार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बिखर जाएगा। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था। इसी दौरान वे एक अजीब बाजार से गुजरे। इस बाजार में सामान नहीं बिकता, या फिर सामान जीवित होता है। लेकिन ये कोई समुद्री राक्षस नहीं है, बल्कि एक विदेशी जाति है जो एक जीवित प्राणी भी है। इनमें सबसे आम एक मानव जैसा प्राणी है जिसकी त्वचा भूरी होती है और सिर पर एक सींग होता है। फैंग चेन ने वास्तव में उसे पहचान लिया। वह शियायान का यांजियो जनजाति का व्यक्ति था। लिली ने कहा, ये यांजियो जनजाति लिंगजियान द्वीप पर लोकप्रिय दास हैं। कई रईस अपनी स्थिति दिखाने के लिए इन्हें गाड़ियों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदना पसंद करते हैं। फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया। रॉकहॉर्न जनजाति और एल्फ जनजाति प्राणघातक दुश्मन हैं, इसलिए बंदियों को सबसे अपमानजनक तरीके से अपमानित करना बिल्कुल सामान्य बात है। यांजियो जनजाति के अलावा वहां विदेशी जनजातियां भी थीं जिन्हें फैंग चेन ने पहले कभी नहीं देखा था। इनमें से कुछ पूरे बैंगनी रंग के, मानव आकार के होते हैं, लेकिन इनमें ऑक्टोपस के जैसे 6 पंजे होते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे दिखते हैं जैसे वे पत्थर से बने हों, जिनका शरीर लंबा और चेहरे क्रूर हों। वहां कुछ सुंदर और आकर्षक विदेशी महिला आत्माएं भी हैं। उन सभी में एक बात समान है, वही कि वे पिंजरे में बंद हैं, उनकी आंखें बेकार हो गई हैं और उन्होंने जीवन की आशा पूरी तरह खो दी है। फैंग चेन आश्चर्यचकित था। आखिरकार उसने क्यूशू में इतने सारे विदेशी जीव कभी नहीं देखे थे। दानव सागर के निचले चट्टानी क्षेत्र में कुछ अजीब है। कभी कभी अज्ञात कारणों से एलियंस इस क्षेत्र में घुस आते हैं। लिली ने कहा। मुझे नहीं पता क्यों। फैंग चेन दंग रह गया। लिली ने सिर हिलाया और कहा, दानव सागर के नीचे निचला रॉक डोमेन काफी खास है। ये चारों तरफ से जेडी से घिरा हुआ है। केवल स्पिरिट्सी रियल्म ही इससे होकर गुजर सकता है। हालांकि यह विशेष प्रकृति के कारण ही है कि बड़े डोमेन में चुंबकीय क्षेत्र अजीब है। आमतौर पर कुछ विदेशी जीवों को विभिन्न कारणों से ले जाया जाता है। अब तक उन्हें नहीं पता कि क्यों। ये सुनकर फैंग चेन का दिल द्रवित हो गया। क्या ये संयोग नहीं था कि उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था? इसका एक कारण इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र भी था। हाँ, बहुत संभव है। ऐसा लगता है कि मेरा इस क्षेत्र में आना संयोग नहीं, बल्कि नियति है। फैंग चेन का दिल रुक गया, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। लेकिन उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था, क्योंकि उसने दासों के बीच एक मनुष्य को देखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उस इंसान को जानता था। वह एक बहुत ही सुंदर चेहरे वाली लड़की थी। वह सफेद पोशाक पहने हुए थी और बिना हिले डुले एक कोने में बैठी थी। और फैंग चेन ने इस लड़की को उसकी पोशाक से पहचान लिया।
जब वह पहली बार शेनडोंग क्षेत्र से लोटियन क्षेत्र में टेलीपोर्ट हुआ तो उसकी मुलाकात दो बहनों से हुई। जब वह लुतियान क्षेत्र में गया तो उसे लुओशेन संप्रदाय के शिष्यों ने परेशान कर दिया। अंत में फैंग चेन ने उनके लिए समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई की। उसके बाद दोनों लड़कियां अलविदा कहकर चली गईं। उन्होंने ये सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। यद्यपि दोनों ने अपने चेहरे को ढकने के लिए टोपी पहन रखी थी, फिर भी उनके आकार से वह निश्चित था कि वे वही थे। मुझे याद है कि उनका नाम जुएर और बिंगर था। ये बड़ी बहन है या छोटी बहन? चूंकि उन्हें संदेह था कि दूसरा पक्ष उस समय उच्च वर्ग से था, इसलिए उन पर अभी भी गहरी छाप थी। जिया लिंग ने स्वाभाविक रूप से एलियंस के बीच मानव लड़की को देखा। हालांकि वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जल्दी ही संभल गई और उसने सच्चाई नहीं बताई। यदि आप इस समय मानव जाति पर बहुत अधिक ध्यान देंगे तो संदेह होना आसान है। यद्यपि संभावना कम है, फिर भी आपको सावधान रहना होगा। ये कौन सी दौड़ है? फैंग चेन ने एक दौड़ की ओर इशारा किया। ये प्रजाति पेड़ की तरह दिखती है, लेकिन यह मानव रूप में है, जो काफी अजीब है। लिली ने कहा, ये जाति वृक्ष लोगों की है। यह एक छोटी जाति होने की अफवाह है और इसकी ताकत बहुत अधिक नहीं है। और इसका क्या? फैंग चेन ने कई अन्य जातियों की ओर इशारा किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इन विदेशी जातियों में बहुत रुचि रखता है। लिली भी बहुत बातूनी थी और उसने एक एक करके उन दोनों को फैंग चेन से मिलवाया। सुनने के बाद फैंग चेन ने प्रशंसा की, दाओयुली वास्तव में ज्ञानी है। लिली ने गर्व भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं कई सालों से लिंगजियान द्वीप के काले बाजार में घूम रही हूँ। ये बातें जानना सामान्य बात है। फैंग चेन ने सिर हिलाया, सहजता से लड़की के पास गया और पूछा, ये कौन सी दौड़ है? यह मानव जाति है। लिली ने ईर्ष्या भरी आंखों से मानव जाति की ओर देखा। उसने कहा, फैंग दाओयो, आप नहीं जानते कि यह जनजाति अत्यंत शक्तिशाली है और उनका 23 राज्यों पर कब्जा है। 23 राज्य? फैंग चेन को आश्चर्य हुआ। वह केवल 9 अवस्थाओं के बारे में जानता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति में वास्तव में 23 अवस्थाएं हैं। लिली ने आगे कहा, लेकिन राज्यों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव जाति में शीर्ष के लिए लड़ने की शक्ति है। शीर्ष के लिए लड़ाई? फैंग चेन दंग रह गया। ये कुछ ऐसा था जो उसे पता नहीं था। फैंग चेन की रुचि देखकर लिली ने कहा, फैंग दाओयो को कितियन महाद्वीप के बारे में पता होना चाहिए। उसने सिर हिलाया, बेशक मुझे पता है। कितियन महाद्वीप बीच में नीचे और बीच में ऊपर है। ये जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी और उतने ही अधिक अवसर होंगे। क्या ये हो सकता है? उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सही है। इसका मतलब है कितियान महाद्वीप के शीर्ष पर पहुंचना और महाद्वीप की शीर्ष जाति बनना। लिली ने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन ने एक सांस ली। ये पता चला कि मेरी जाति बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि क्यूशू मानव जाति के क्षेत्र के अंतिम छोर पर है और सबसे शक्तिशाली मानव जाति संभवतः पहले से ही शीर्ष के लिए लड़ रही है। उदाहरण के लिए तियाननान क्षेत्र को ही लें। कोई आश्चर्य नहीं कि डुआन जुपिटर ने कहा कि ऊपरी क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं था। ये पता चला कि वे शीर्ष स्थान के लिए लड़ रहे थे। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिली ने भावुक होकर कहा, हम एल्फ कप शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि वह इसके लिए तरस रही थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा होना बहुत ही असंभव है। कल्पित बौने अपने क्षेत्र पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते, शीर्ष तक पहुंचना तो दूर की बात है। फैंग चेन ने उस लड़की की ओर देखा जो नहीं जानती थी कि वह जुए है या बिंग र, और कहा, यह थोड़ा दिलचस्प है। साथ ही ताओवादी, क्या आप इस मानव जाति को खरीदने की योजना बना रहे हैं? लिली ने फैंग चेन की योजना समझ ली। फैंग चेन उत्साहित दिखे और बोले, ऐसी शक्तिशाली जाति के गुलाम के रूप में क्या यह ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों के दिलों को साफ कर दे? लिली ने अविश्वास में सिर हिलाया। वास्तव में कई कल्पित बौनों को ये पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा, ये कहने के बाद, यह मानव जाति महंगी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, फैंग चेन ने साहपूर्वक कहा, जिस चीज की मुझे सबसे अधिक कमी नहीं है वह है राक्षस की गोली। फिर वह चिल्लाया, बॉस। दास मालिक एक मध्यम आयु वर्ग की योगिनी महिला थी। ये सुनने के बाद वह मुस्कुराते हुए फैंग चेन के पास आए और बोली, ओह, निष्पक्ष रूप से, क्या आपको यह मानव जाति पसंद है? लेकिन यह मानव जाति थोड़ी महंगी है। उसे पकड़ने के लिए हमने बहुत कुछ खो दिया। ताओवादी क्षेत्र में कई लोग हैं जो शक्तिशाली हैं। फैंग चेन ने शांति से कहा, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे कीमत बताओ।
फैंग चेन की निर्भीकता को देखकर गुलाम मालिक ने और कुछ नहीं कहा। ठीक है, 5 मिलियन राक्षस गोलियां, कोई सौदेबाजी नहीं। 5 मिलियन राक्षस गोलियां, यहाँ बहुत से कल्पित बौने भी हैं। जब उन्होंने ये कीमत सुनी तो वे अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। एक झो युआन राज्य दास की कीमत अधिकतम 3 मिलियन दानव गोलियां है। ये बात जाति से परे भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि मानव को पहले कभी नहीं बेचा गया, लेकिन इतनी ऊंची कीमत पर यह पहली बार है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बिक नहीं पाया, ये कीमत ही है। ये देखकर कि फैंग चेन चुप था, गुलाम मालिक ने असहाय होकर कहा, सर कृपया इस मानव लड़की को कम मत आंकिए। हालांकि उसकी ताकत केवल झो युआन क्षेत्र के चरम पर है, लेकिन उसके पास झानवेन की शुरुआती ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मानव लड़की सुंदर और कुंवारी है। 5 मिलियन राक्षस गोलियां निश्चित रूप से इसके लायक हैं। फैंग चेन ने लिली की ओर देखा और उसकी राय पूछी। लिली ने एक क्षण सोचा और धीरे से सिर हिला दिया। कीमत वास्तव में महंगी नहीं है। ये देखकर फैंग चेन ने बकवास करना बंद कर दिया और कहा, सौदा। उसके हाथ में एक चमकीली रोशनी चमकी और उसने 5 लाख राक्षसी गोलियों को एक हड्डी की अंगूठी में डाल दिया और फिर उसे गुलाम मालिक को सौंप दिया। दास मालिक की आंखें चमक उठीं। यह मानव लड़की कई दिनों से यहाँ थी। इससे पहले एक युवा स्वामी जैसा दिखने वाला व्यक्ति इसे खरीदना चाहता था, लेकिन वह 3 दिन तक वापस नहीं आया। उसके बाद हालांकि कीमत के बारे में भी पूछताछ हुई, लेकिन वे सभी चले गए क्योंकि कीमत बहुत अधिक थी। आखिरकार यहाँ बहुत से अच्छे दिखने वाले दास हैं और आपको मानव जाति का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। अंततः ये बिक गया, वो खुश कैसे न होती। ये पुष्टि करने के बाद कि 5 लाख दानव गोलियों में कुछ भी गलत नहीं था, उसने तुरंत दास विलेख निकाल लिया। कहा, जब तक अतिथि इस मुहर पर खून की एक बूंद गिराएगा, यह मानव लड़की आपकी होगी। जैसे कि उसे महसूस हुआ हो कि किसी योगिनी ने उसे खरीद लिया है, लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और फैंग चेन की ओर देखा। उन आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया और अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। फैंग चेन ने सिर हिलाया और गुलाम अनुबंध पर अपनी उंगली रख दी। मैंने देखा कि वह थोड़ा हिल रहा था और उस पर खून की एक बूंद छपी हुई थी और वह दास अनुबंध में डूबा हुआ था और उसके घाव ठीक हो गए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि फैंग चेन के हाथ से खून बह रहा है। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह के गुप्त कदम से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार रक्त एक एल्फ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रक्त का थोड़ा सा रिसाव एल्फ द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यद्यपि यह संभावना लगभग असंभव है, फिर भी कुछ सतर्क कल्पित बौने कोई संभावना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फैंग चेन को गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते देख गुलाम मालिक ने लड़की को पिंजरे से मुक्त किया और उसे फैंग चेन के पास ले आया। साहब, ये गुलाम अब से आपका है, उसने खुश होकर कहा। फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया और जब वह लड़की की चेन लेने वाला था तो अचानक किसी ने चिल्लाया, वगैरह। ध्वनि की तीव्रता ने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। बोलने वाला व्यक्ति एक युवा योगिनी थी जो केवल 16 या 17 वर्ष की थी। आश्चर्य की बात यह है कि उसने नकाब नहीं पहना था और उसे अपनी पहचान उजागर होने का डर भी नहीं था। यह मास परिवार का युवा मालिक है। मास जेसन। मास परिवार लिंगजियान द्वीप पर प्रथम श्रेणी का परिवार।